क्योंकि हमें नज़र बहुत लगती है। हाँ। क्योंकि हम पे जादू बहुत होता है। अगले शख्स को पागल करार देते हैं। अपनी इतनी बड़ी पोस्ट की नौकरी छोड़ के ज़मीन पे बैठ गए, अपने भाई को अपने शौहर को अस्पताल में हमारे छोड़ें और अपना एड्रेस चेंज कर लें। क्या बात की आपने, तो सारे माशरे को वो निचोड़ के एक चंद जुमलों में रख दिया है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कितने जाली बाबों के पास होके आते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, जब हम इंसानी सेहत की बात करते हैं तो अमूमन जिस्मानी सेहत पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फौरी तौर पर डॉक्टर को कंसल्ट किया जाता है, मेडिसिन ली जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं जहनी सेहत की, मेंटल हेल्थ की, साइकोलॉजिकल हेल्थ की, तो फिर हम इसको सीरियस नहीं लेते, और अगर सीरियस लेते हैं तो इस हद तक ले लेते हैं कि अगले शख्स को पागल करार देते हैं। आज इसी इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फाउंटेन हाउस के सरपरस्त MS सैयद इमरान मुर्तज़ा, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट भी हैं और डेली बेसिस पे ये मेंटल हेल्थ को ट्रीट कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माशरे में अदम बर्दाश्त और साथ साथ मेंटल हेल्थ में आखिर क्यों इतना इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, थैंक यू वेरी मच रूबा। आप रेगुलर फाउंटेन हाउस की सपोर्ट भी करती रहती हैं और हमेशा फाउंटेन हाउस के कॉज को जो है ना वो आप डिस्कस भी करती हैं अपनी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। वेलकम। तो पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो अल्लाह की शुक्रगुजारी, और वो ये कि एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ, और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए और ईमान वालों के लिए। अच्छा, अब ये जो बात मैंने आपसे की ना लास्ट में कि ईमान वालों के लिए, तो उसकी कुछ बड़ी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है कि ईमान वाले कौन हैं। ईमान वाले वो हैं जो माफ़ कर देते हैं। ईमान वाले वो हैं जो जल्दी से माफ़ी मांग लेते हैं। ईमान वाले वो हैं जो शुक्रगुजार हैं। ईमान वाले वो हैं कि जो एहसास रखते हैं, जो ख्याल रखते हैं। तो जब वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो वो फिर बर्दाश्त भी करते हैं जब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो अदम बर्दाश्त वाली बात है हमारे माशरे में, अगर हम ये समझ लें इस बात को कि जो इज़्ज़त का दारोमदार है वो बर्दाश्त के साथ लिंक करता है, तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ जो है ना वो बहुत आसान हो सकती हैं। हम किसी गलतफ़हमी का शिकार रहते हैं कि हम किसी भी किस्म की गलत बातें करके और अल्लाह ताला के बताए हुए जो पैरामीटर्स हैं उनसे बगावत करके, उनसे हट के किसी किस्म की कोई इज़्ज़त हासिल कर पाएंगे, तो ये पॉसिबल ऐसा है नहीं। तो इसी वजह से जो स्ट्रेसेस हैं हमारे माशरे में, और इसी वजह से जो हमारे माशरे के अंदर तनज़्ज़ुली पैदा होती जा रही है, डिटोरिएशन, वो इतनी ज़्यादा है कि अब वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। जैसे एडिक्शन के मरीज़, नशे के मरीज़ अब रोडों पे आ गए हैं। पहले ये घरों में होता था और कहीं छुप के होता था, किसी क्लास में होता था, किसी जगह पे जहाँ पे लोगों की आमद-ओ-रफ़्त नहीं होती थी वहाँ पे होता था। अब आपकी रोडों पे आपको ये नशे के मरीज़ नज़र आते हैं। तो इसी तरह से जो बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त है वो रोडों पे नज़र आ रहा है आपको। पहले घरों की हद तक लड़ाई थी, तो इसका मतलब है कि पूरा माशरा ही डिटोरिएट होते जा रहा है। उसका नतीजा फिर ये हुआ कि मेंटल इलनेस और फिर फाउंटेन हाउस जैसे इदारों का बड़ा होना, और फाउंटेन हाउस जैसे इदारे इस हद तक तो बहुत ठीक हैं कि वो ट्रीटमेंट दे दें, बीमारी आ जाए और उसके बाद उनको बेहतर करके माशरे में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए भेज दें। लेकिन इस तरह नहीं ठीक कि अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने शौहर को अस्पताल में हमारे छोड़ें और अपना एड्रेस चेंज कर लें। तो फाउंटेन हाउस जैसे इदारे इसलिए नहीं बने, और ना दुनिया में कोई इदारा ऐसा बना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की है वो कोई दूसरा उसको ले ले। ये भी एक बड़ी तनज़्ज़ुली की निशानी है कि हमारे पास जो है ना ये फैमिली सिस्टम टूट रहा है। और हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम जो है ना वो आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं। हमारी शादी ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि जहाँ पे हम बड़ी फैमिली ना हो, हम अकेले हों, हमें काम की ज़िम्मेदारी ना हो। और ये सारी चीज़ें जिसे कहते हैं कि कुंचम कुंचम थोड़ा थोड़ा करते करते जो है ना वो एक माशरे में जो है ना वो पूरी इसकी लहर आपको नज़र आएगी। राइट।
घर बड़ा हो घर छोटा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस घर में रहने वाले उस घर को कितना घर समझते हैं, ये है इम्पोर्टेंट। ज़बरदस्त, क्या बात की आपने, तो सारे माशरे को वो निचोड़ के एक चंद जुमलों में रख दिया है। डॉक्टर साहब, आपका अपना एक्सपीरियंस पेशेंट्स के साथ क्या रहता है, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपकी अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से आप मेंटेन रखते हैं, क्योंकि आप डेली इतने पेशेंट्स चेक कर रहे होते हैं, वो बर्दाश्त, उनकी हर तरह की बात सुननी पड़ती है जब आप सेशंस देते हैं, तो क्या चीज़ है जो कि आपको स्टेबल रहती है और आप फिर स्माइल करते रहते हैं? चले, थैंक यू वेरी मच, आप ये समझती हैं। अच्छा, मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ना बहुत छोटे छोटे से काम करने पड़ते हैं। देखिए, हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो सबक है और सबसे बड़ी मिसाल है और सबसे बड़ी शख्सियत जो है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। देखिए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सिंपल सी गाइडलाइंस दी हुई है। अगर हम उस पर अमल करना शुरू कर दें तो ये सारी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हमारे लिए रहमत का बाइस नहीं है, तो पूरी कायनात के लिए रहमत का बाइस है, तो सारी इंसानियत के लिए उन्होंने बात की। तो एक छोटा सा मुसलमान जो है ना, वो होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटा सा मुसलमान, जिस तरह मैंने आपको बताई बात के, जो जब उस पर कोई परेशानी आती है तो वो सब्र से और नमाज से मदद लेता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। जब उस पर परेशानी आती है, कुरान की आयत है कि जब मुसलमान पे कोई परेशानी आती है तो वो सब्र से और नमाज से मदद लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बीमारों की तीमारदारी करें। तो जब कोई परेशानी आती है अपने से नीचे देखें। जब तुम्हें कोई इस तरह का ख्याल आए, तो तुम्हें कोई परेशानी आए तो अपने से नीचे देखना शुरू कर दो, तो वो बीमारी और तकलीफ़ और जो परेशानी है वो खुद ब खुद कम हो जाती है कि हमसे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल में लोग मौजूद हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे तकरीबन 30वां साल है, 30th ईयर, तो साइकेट्री से रिलेटेड फील्ड में काम करते हुए, ड्रग एडिक्शन में काम करते हुए, तो मैंने ज़िंदगी को बहुत पास से देखा और मैंने उन रिश्तों को टूटते हुए देखा और गैरों को सपोर्ट करते हुए देखा। तो नेचुरली इंसान है, इंसान हम लर्न करते हैं, तो वो छोटी छोटी सी खुशियाँ, मैं कई ऐसे लोगों को, बड़े लोगों को जानता हूँ कि जो बड़े लोग फाइनेंशियली हिसाब से भी बड़े, दिल के भी बड़े और दिमाग के भी बड़े लोगों को जानता हूँ कि जो छोटी छोटी खुशियों में खुश होने वाले लोग। मैं एक डोनर का आपको जिक्र करूँगा जो मैंने बड़ा लर्न किया उनसे, और वो हमें, मेरे ख्याल से फाउंटेन हाउस के सबसे बड़े डोनर रहे शेख नईम साहब, दुनिया से चले गए। और मैं जब जाता था तो कई लाख रुपए की डोनेशन वो हमें देते थे। तो एक दिन, वो सीखने वाली बड़ी बात है, तो एक दिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आए हैं तो मैं आपको खाना खिलाता हूँ जी, घर से खाना आया। तो मैंने उनके साथ बैठ के खाना खाया। तो उन्होंने, जो खाना उनके घर से आया था नेचुरली, तो वो उन्होंने खाने के बॉक्सेस खोले, तो किसी में दाल था, सालन थी, और एक में जो था वो चटनी थी एक। तो बड़ा खुश हुए, ऐसे ज़ोर से उन्होंने कहा कि आज तो मज़ा ही आ गया भाई, आज तो मेरे पसंद की चटनी बनी है। मैं हैरान हो रहा था कि ये इतना बड़ा आदमी जिसकी कोई 13-14 फैक्ट्रियाँ हैं, और वो एक छोटी सी चीज़ में। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढा करें। तो हम ना बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में रहते हैं कि बड़ा घर बन जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाएगी तो बहुत खुशी मिलेगी और बहुत कुछ होगा, शादी हो जाएगी तो खुशी होगी, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो खुशी होगी। तो खुशियाँ तो जो है ना वो आज ढूंढनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने और ज़िंदगी में लर्न ये की कि हमें आज ज़िंदा रहना चाहिए। तो जो हम ये दोनों कल के बीच में रहते हैं ना, जो गुजर गया कल काश ये कर लेते, तो उसमें डिप्रेशन होती है, उसमें परेशानी रहती है हमें कि हम ये कर लेते, वो कर लेते, जबकि वो वक्त आने वाला ही नहीं है। और आने वाले कल में जो है ना वो एंजाइटी रहती है कि ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, कल के लिए जमा कर ले। इस सारे चक्कर में जो कुछ हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है, वो आज का दिन है, हम उसको ज़ाया कर दें। क्या बात है, ज़बरदस्त। सो आई थिंक जितने बुजुर्ग भी गुजरे ना, वो लोग भी यही कहते गए कि आप आज के दिन के बारे में आज के दिन के देखें, आज ही आपने आज सुबह जो मैंने नाश्ता किया है तो आज दोबारा मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। अगर मैं उसी नाश्ते को एंजॉय करता तो कितनी खूबसूरत बात थी। और फिर जो आज का इस वक्त का वक्त है, मैं इसको एंजॉय करूं तो कितनी अच्छी बात है। हम पुरानी बात को सोच के और आने वाले कल को सोच के जो है ना वो आज के दिन को ज़ाया करते हैं। अच्छा, मेरे पास तो कल सुबह की गारंटी नहीं है बिल्कुल कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। गारंटी तो अभी की है बस कि बेबी मैं हूँ और ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो मैंने जो है ना वो लर्न किया अपनी ज़िंदगी में, अब रोज़ होते हुए कि ये जो लोग
दुनिया के अंदर जिन्होंने कोई कामयाबी हासिल की है, और वो मैंने कामयाबियाँ देखी ज़्यादातर उन्हीं लोगों की, उन्हीं का नाम मैंने ज़िंदा रहा देखा कि जिनके पास कोई 50 फैक्ट्रियाँ थी तो उनका नाम नहीं देखा मैंने ज़िंदा रहते हुए, उनका नाम ज़िंदा रहते हुए देखा कि जिन्होंने अल्लाह की बंदों की खिदमत की है, तो वही लोग रहे और वही मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन थी। क्या बात और सबसे बड़ा नाम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और उसके बाद फिर ताबीन और सहाबा कराम और सब कुछ। लेकिन आज के दौर में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप पाकिस्तान के 4 बड़े नामों को बताएं तो आप परेशान हो जाएंगे कि 4 नाम भी मुश्किल है, नाम ले 4 भी नाम मुश्किल है। लेकिन रहने वाले नाम सिर्फ वही हैं कि जिन्होंने अपना हिस्सा वो डाला कि जिसकी वजह से इंसानियत के अंदर कोई बेहतरी जैसे आई है। ईदी साहब का नाम, आप देखें ना, अब आपने छूटते ही उन्हीं का नाम ले लिया, हाँ। आपने ईदी का नाम ले लिया। अगर आप कैंसर की बात करें तो शौकत खानम का नाम ले लें, अगर आप टीबी की बात करें तो गुलाब देवी का नाम ले लें, और अगर आप किडनी के मसाइल का ले लें तो SIUT अदीब रिजवी साहब का नाम ले लें। तो यही 2-4 लोग आपको नज़र आएंगे, बस उसके बाद काम ख़त्म। फिर आप ढूंढें 50 करोड़ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और इतनी सारी पब्लिसिटी, वो कहीं कहीं नहीं रखती। अच्छा। और रहने वाले नाम वही हैं जो दूसरों के लिए बग़ैर किसी उम्मीद के कि जी वो मेरा क्या करेंगे उस वो काम करते हैं, वो बंद देखे लोग काम करते हैं। अब इन सारे लोगों में एक नया नाम और मशहूर नाम हमारे बॉस का है, डॉक्टर अमजद साकिब साहब का नाम, कि जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी पोस्ट की नौकरी छोड़ के ज़मीन पे बैठ गए। उनके ऑफिस ज़मीन पर हैं और वो दूसरे लोगों के लिए परेशान होते हैं, दूसरे लोगों के लिए दिन और रात काम कर रहे होते हैं। तो ये वो बड़े लोग हैं कि जिनको मैंने पुरसुकून देखा है, जिनकी नींद पूरी होती है। कामयाब आदमी की तो निशानी वही है कि उसके बैंक में कितने नोट हैं, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो कि रात को 8 घंटे सोता है कि नहीं सोता, सुकून से। हाँ, अदरवाइज़ तो सोने नहीं देती दुनिया जो है इसको। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी टिप्स आपने बता दी हैं। अच्छा, अगर हम थोड़े से पेशेंट्स की बात करें, और स्पेशली जिस तरह से अब फास्ट हो गई है दुनिया, मज़ीद फास्ट होती जा रही है। जो हम ग्लोबल विलेज की बात करते थे, ये कोविड के बाद तो अब टेक्नोलॉजी ने मज़ीद तेज़ी में चीज़ें ले आए हैं। तो क्या मेंटल हेल्थ में किस तरह से डिफरेंस आया है? देखिए, पहली बात तो है कि मेंटल हेल्थ पहले भी मौजूद थी, इश्यूज़ उसके अंदर, और पहले भी बहुत ज़्यादा बीमारियां मौजूद थी, लेकिन हम उस पर डिस्कस नहीं करते थे। जो कोविड के बाद 2 बात इंपॉर्टेंट हुई और बहुत ही उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से तब्दीली आई है। और वो तब्दीली जो है वो ये है कि एक तो कोविड के बाद 2 बीमारियां बहुत ज़्यादा उभर के सामने आई। वो एक तो डिप्रेशन और एक एंजाइटी बहुत कॉमन हुई, और ये हमसे ज़्यादा यूरोप में बहुत ज़्यादा, जहाँ बहुत डेथ्स हुई हैं और बहुत आपको पता है बेतहाशा अनसर्टेनिटी थी। लेकिन मेंटल हेल्थ का इशू जो था वो तो बहुत सालों से ही है, और ये प्रेडिक्शन थी कि 2020 में जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी बीमारियों में, और उसके बाद अब तो 2023 आ गया है, तो इसमें तो और बढ़ गई है। तो बीमारियां तो मेंटल हेल्थ की बहुत दुनिया में मैं समझता हूँ सबसे तेज़ अगर कोई बीमारी फैल रही है तो वो मेंटल। अच्छा, लोगों के रवैयों में भी कोई तब्दीली? और रवैयों से जो तब्दीली है वो यहाँ से पता चल रही है कि लास्ट ईयर हमने 45,000 आउटडोर पेशेंट चेक किए, और आज से 10 साल पहले कोई 6-8 हज़ार चेक करते थे। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का एतमाद भी बढ़ा है, और लोगों की अस्पतालों की तरफ रुजू करने का भी रवैया बदला है। नहीं तो बीमारियां तो थी, ठीक है, लेकिन जाते किसके पास थे? आम डॉक्टर के पास नहीं, आम डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। वो तो नहीं कहीं पीरो मुर्शिद हम बाबों के पास जाते थे, और क्योंकि हमें नज़र बहुत लगती है, क्योंकि हम पे जादू बहुत होता है, और जिन भी हमारे पर सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जिन काफ़ी फारिग कौम है बेचारी, वो ढूंढती है कि जो बिल्कुल मोहल्ले की ऐसी बच्ची या बच्चा जो ना पढ़ रहा है ना काम कर रहा है उस पर वो आ जाए, अपना टाइम ज़ाया करे, तो वो हमारे पर ही ज़्यादा आते थे। तो हमने एक स्टडी की, रुबा मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कितने जाली बाबों के पास होके आते, तो पता चला कई जाली बाबों के पास होके आते थे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ एक आइस ब्रेक है कि, और उसमें आपको मैं क्रेडिट दूंगा, मीडिया को क्रेडिट दूंगा कि जिन्होंने सेंसिटाइज़ किया है इस बात को कि भाई आप इन जाली बाबों के पास जाने के बजाय, जाते तो वो हैं, अभी भी सबसे बड़ी मार्केट उन जाली बाबों की ही है, तो
लेकिन फिर भी अब वो साइकेट्री के हॉस्पिटल्स और ख़ास तौर पे जो सो कॉल्ड पागलों के डॉक्टरों के पास भी आने लगे हैं, क्योंकि हमारे माशरे में तो जिसको दिमाग की बीमारी है, पहली बात तो वो डिस्कस नहीं करता, और बदकिस्मती ये है कि जिस तरह से दूसरी बीमारियां हैं उसी तरह से दिमाग की बीमारी है, लेकिन दिमाग की बीमारी के बारे में हम ये बात नहीं करना चाहते। अच्छा, मसला ये भी है डॉक्टर साहब कि एक बात हम करने से पहले हम मानने को तैयार नहीं होते कि हमें कोई मेंटल हेल्थ का इशू है, और दूसरा आप खुद भी, क्योंकि आपका 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आपको याद होगा कि कोई साइकोलॉजी का नाम भी लेता तो कहते थे कि तुमने पागल होना है पढ़ के ये वाली किताब। नहीं, मैं तो अपनी बात करूँगा कि जब मैंने पहली जॉब की तो वो पहली जॉब मुझे जो है ना वो ड्रग एडिक्शन सेंटर में मिली थी, क्योंकि उस ज़माने में, हमारे ज़माने में सब लोग एग्ज़ाम पास करके अमेरिका चले जाते थे, तो वो बहुत एक आसान सी जॉब थी। तो मैंने जब वो ज्वाइन किया तो मेरी वालदा ने कहा मुझे कि भाई तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी यही पागलों वाले डॉक्टर से? तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, ये मेरे लोग हैं। तो वो मेरे लोग आज 30 साल गुजरने के बाद भी मेरे ही लोग हैं। क्या बात है। तो ये आपको उसको ओन करना पड़ेगा ना। जब आप अपने, जिस तरह से हम अभी तक अपने पाकिस्तान को सही से ओन नहीं करते ना, जब भी कोई रोड टूट रही होती है तो हमें क्या होता है, हम फिक्र नहीं करते, कोई नुकसान हो रहा होता है, कहीं कोई रिश्वत ले रहा होता है तो हम खामोश रहते हैं। इसी तरह से अपने बहन भाइयों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, हम उसको ओन कर लें जो जहनी मरीज़ में मुब्तला हो जाता है, जहनी मर्ज में मुब्तला हो जाता है। तो अब जब हम उसको ओन कर लेंगे तो फिर उसकी ट्रीटमेंट भी उसकी हेल्प करेंगे, आसान हो जाएगी, और एक्सेप्ट कर लें कि उसकी हाँ, बीमारी क्या है। डॉक्टर साहब ये ज़रूर बता दीजिएगा यहाँ पे, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, ये जानना चाहूँगी कि कब आपको ये महसूस कर लेना चाहिए कि आपसे जुड़ा हुआ कोई शख्स या ख़ुद आपकी जहनी हालत ऐसी है कि अब आपको साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ गई है? देखिए, बात यह है कि जो साइकेट्री की बीमारी है वो तो मैं समझता हूँ घर घर की कहानी है। अच्छा। और इतनी तेज़ी से ये फैल रही है, और हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेसर्स मौजूद है। कहीं मुकाबले की दौड़ है, तो कहीं पे कोई रिश्तों के प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे जो है वो हराम हलाल का जो है ना वो कॉन्सेप्ट की वजह से परेशानियां हैं। हमारे पास दो तबके हैं, तो 50% से ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तान में ऐसे कि जो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की जंग में लगे हुए हैं, और 50% से ज़्यादा वो हैं जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की जंग में लगे हुए हैं। तो हर शख्स तो किसी न किसी जंग में लगा हुआ है, यानी कोई जो लोग जिनके पेट भरे हुए हैं और जो अमीर हैं तो उनकी ख्वाहिशात ही पूरी नहीं हो रही, तो उनकी एक जंग अलग है। और जो बेचारे जिनके पेट खाली हैं और वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, तो उनकी जंग कोई और जंग है। तो हर शख्स का कोई ना कोई जंग लगी हुई है। तो हमारे चारों तरफ साइकेट्री के अमराज, हमारे घर में साइकेट्री के अमराज। अच्छा, साइकेट्री के अमराज होते क्या हैं? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने मुझसे पूछी, भाई कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर, फॉर एग्जांपल कि एक अच्छा सा आदमी है कि जो बड़ा नॉर्मल वर्क कर रहा है और वो अचानक काम छोड़ देता है और वो मुंह लटका के बैठ जाता है, कहता है जी मेरा दिल नहीं लग रहा, तो आप उसको ज़रूर घर वालों को उस पर नज़र रखनी चाहिए कि भाई अचानक, कभी मूड भी तो नहीं होता, ये तो नॉर्मल नहीं, एक दिन में तो नहीं है ना, ये एक दिन में तो नहीं होता ऐसा। हाँ। एक दिन में तो नहीं होता, इस पर काफ़ी टाइम गुजर जाता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। सही। और इसी तरह से जो कोई शख्स एक दफ़ा जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है वो अचानक 100 दफ़ा नहाने लगता है। एक शख्स जो है वो एक 2 सिगरेट पीता था, वो 200 सिगरेट पीने लगता है। एक शख्स जो है वो 6 घंटे सोता है, वो 24 घंटे सो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एबनॉर्मल हैं। तो ये आपको इंडिकेट कर रही हैं कि भाई ये नॉर्मल नहीं है मामला। एक आदमी जो बहुत सोफिस्टिकेटेड था वो लड़ाई करने लगता है, एक लड़की जो है बहुत अच्छा काम करती है बदज़बानी करने लगती है, वो इल्ज़ाम लगाने लगती है, और कोई शख्स कहने लगता है कि मुझे तो कुछ नज़र आ रहा है, कोई मुझे ऑर्डर कर रहा है, मेरे कान में कोई आवाज़ आती है। तो ये अब देखें ना, मेरे और आपके कान में हम जो बातें कर रहे हैं इसके अलावा तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन वो बीमारी में आवाज़ें आती हैं। और क्या हम मेरे और आपके अलावा और हमारे भाई के अलावा कोई और कमरे में नज़र आ रहे हैं आपको लोग, तो उनको लोग भी नज़र आते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंडिकेट करती हैं कि वो अपनी नॉर्मल पैटर्न ऑफ लाइफ से हट गए। ठीक है। तो वही इंडिकेशन है कि आप फौरी तौर पे ट्रीटमेंट की तरफ आएँ और किसी जाली बाबों से जो है ना खुदा के वास्ते। अच्छा, एक और चीज़ बता दें कि स्ट्रेस और एंजाइटी आपने कहा कि सबसे ज़्यादा फैल रही है। जी, नॉर्मल इंसान को भी स्ट्रेस होता है, नॉर्मल और एंजाइटी भी होती है। कब जाके सीरियस लेना चाहिए? देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल एंजाइटी होनी चाहिए। अब जैसे आपने आज आके प्रोग्राम करना था जी, ठीक है, अगर वो आपको स्ट्रेस पीछे से ना होता के टाइम, तो फिर आप आराम से 4 बजे आ जाती, 5 बजे आ जाती। तो एक स्ट्रेस होना चाहिए, एंजाइटी भी होनी चाहिए कि मेरा काम जो है ना वो नॉर्मल। ये दोनों चीज़ें अगर मिनिमल लेवल पे हैं और आपके वर्किंग को
अफेक्ट नहीं करती हैं तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है और ये नॉर्मली सबके साथ होता है। लेकिन जब वो एंजाइटी आपको कोई और काम नहीं करने देती, वो स्ट्रेस जो है वो इतना बढ़ जाता है कि आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और वो आपकी जो हेल्थ की डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन के ऊपर उसमें 5 एस्पेक्ट होते हैं, यानी दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, माशी तौर पे और माशरती तौर पे और रूहानी तौर पे। ये 5 एस्पेक्ट होते हैं। इस पर कभी मौका मिला तो आपसे मैं बात करूँगा। ये सारे एस्पेक्ट जो है ना किसी शख्स के ख़राब अगर होने लगे तो वो आप उसकी हेल्थ को ही कहते हैं कि इस पर हेल्थ जो है ना इसकी ख़राब हो रही है, इसको डिजीज़ हो गई है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो फिर हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिससे ख़ास तौर पे मैं कहूँगा डिप्रेशन है, एंजाइटी भी उसी में शामिल है और कुछ ऐसी बीमारियाँ जो काउंसलिंग्स के साथ ठीक हो सकती है, बातचीत जिसे कहते हैं, उसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, एटमॉस्फेयर को बेहतर करने की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज करने से बेहतर हो सकती है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनमें मेडिकेशन ऐड करने की ज़रूरत होती है। उसमें इनिशियली तौर पे मेडिकेशन दी जाती है, जब वो बेहतर हो जाते हैं फिर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें सिर्फ मेडिकेशन काम करती है और बस में काउंसलिंग काम नहीं करती और फिर बड़ा मुश्किल सा केस होता है वो। ठीक है, लास्टली ये बता दें कि मेंटल हेल्थ के लिए जो मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आप खुद भी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या लोग डरते भी हैं ना कि देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में तो मैं आपको सच बताऊं, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें देखने को मिलती है अस्पताल में भी अपने और बाहर भी, जितने चारों तरफ देखने को मिलती है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये कि अलमिया ये है कि हम लोगों ने ना दवाएं बनाई हैं और ना हमें सही पता है दवा खाने के लिए भी हमें मुसीबत ये है कि ये गर्म है, ये ठंडी है, ये लग जाएगी, क्या ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। अरे भाई, अगर एक गोली खा के अपनी ज़िंदगी और पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तुम ठीक कर सकते हो तो वो दवा तुम्हें खानी चाहिए। दूसरी बात ये कि जहाँ तक लगने वाली बात है, देखिए अगर कुछ तो बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ को तो आपने इस बात को बता दिया है उसको कि भाई ये ज़िंदगी के साथ तुम्हारी दवा चलेगी, तो वो खाता है और अब नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ गुजारा करता है। इसी तरह दिल की बीमारियों के बारे में भी है। तो इसी तरह अगर हम नफ्सियाती बीमारियों के बारे में भी लोगों को सही तरीके से बात समझा दें कि ये दवाएं खाने से आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, आपकी फैमिली की अच्छी गुजरेगी, तो फिर वो आसान हो जाता है। लेकिन हमारे तो मरीज़ तो छोड़े, मरीज़ की फैमिली सबसे ज़्यादा परेशान होती है कि वो कि ये दवा लग तो नहीं जाएगी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओवर रिएक्ट तो नहीं हो जाएगा। हाँ, और रिएक्शन हो जाएगा इसका, ऐसे वो ख़राब हो जाएगा, जबकि वो एक जो इंतहाई बड़ी और तकलीफ़देह बीमारी है उसके जैसे असरात बेहतर होते हैं वो दवा छोड़ने के चक्कर में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रूर बता दें कि कुछ हम लोग खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं, घर में खुद से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सोते। इसका कितना नुकसान हो सकता है और आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं ये पिल्स? देखिए, जब असल में तो ये स्लीपिंग पिल्स वगैरह जो भी हैं ये डॉक्टर ही लिखते हैं और डॉक्टर जो है ना वो क्लियर कट लोगों को ये क्लियर बताते हैं कि भाई ये 6 वीक से ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है ना वो ठीक नहीं है। तो और उसके बाद टेपर ऑफ करने का तरीका भी डॉक्टर बता देता है और उसके बाद फॉलोअप में जाना चाहिए। तो जब नींद बेहतर हो जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज़ ये एडिक्टिव होती है, इसकी एडिक्शन में प्रॉब्लम में चले जाता है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर कोई बिकने वाली दवा है तो वो ये नींद की दवा है, नींद की गोलियाँ हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, बगैर डॉक्टर की पर्ची से मिल जाती हैं। तो ये हर शख्स की आदत हो गई है। तो कोई भी दवा, और मैं तो सिंपल सी बात ये भी कहूँगा कि कोई भी गोली, चाहे वो नज़ले खांसी बुखार की हो, आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपको लेना ही नहीं चाहिए। ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि आप मशवरे से लें और फिर वो जिस तरह गाइड करे। हमारे पास बदकिस्मती से देखिए ना, आप मेंटल हेल्थ तो छोड़ें, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में कौन सा हम समझते हैं। डॉक्टर के पास जाना तो एक सज़ा के तौर पर से लिया जाता है ना। Exactly. ये कहाँ लिया जाता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हम तो एक सज़ा और गुनाह के तौर पर लेते हैं कि कहाँ मुसीबत फंस गया है, कौन सा इम्तिहान है, ये क्यों ऐसा हो गया। भाई गाड़ी चलेगी तो ख़राब होगी। ये हमारा एक माइंड सेट है पूरे पाकिस्तानियों का कि सबसे मुश्किल काम है अपना इलाज कराना, सबसे मुश्किल काम है फॉलोअप करना भी जो है ना उसको और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया और बहुत सी पेचीदा चीज़ें स्पेशली मेंटल हेल्थ के हवाले से हमने डिस्कस की कि जब
हम फिज़िकल हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस होते हैं तो क्यों मेंटल हेल्थ के हवाले से नहीं? आपके इर्द गिर्द अगर कोई अब नॉर्मल बिहेवियर आप देख रहे हैं अपनी फैमिली में, अपने सराउंडिंग्स में, तो उन्हें ज़रूर रिकमेंड करें कि आप किसी मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट को दिखा दें, और ये बड़ा नॉर्मल होगा। जिस तरह से आप किसी बुखार का या किसी और बीमारी का इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपको कैसी लगी आज की गुफ्तगू? कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा।